आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सतीश जी, जो कि एस्ट्रो पाठशाला के बहुत सालों से भाग रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो ऐसे लोगों को फायदेमंद साबित होंगी जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं या जो ज्योतिष सीखना शुरू करना चाहते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्वयं सतीश जी के साथ। सबसे पहले आपका थैंक्स कि आपने इनवाइट किया मेरे को गुरुजी के चैनल पर। मेरी यात्रा भी उन्हीं से स्टार्ट हुई थी, तो आज खुशी का अवसर है कि आपने मेरे को इनवाइट किया है। और थोड़ा भी जो मेरे को छोटा मोटा जो आता है वो प्रयास करूंगा आपके समक्ष और आपके व्यूअर्स के समक्ष रखने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं और हमारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम कोई भी जब हमारा बच्चा होता है तो उस टाइम पे उसकी होरोस्कोप बनाने के लिए हमें कौन सा टाइम कंसिडर करना चाहिए? जैसे जब उसका सिर माँ के शरीर से बाहर आता है, या जब उसकी नाल काटकर हम उसको माँ के शरीर से अलग करते हैं, तो कौन सा समय हमें कंसिडर करना चाहिए? प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर भी हमें अपने जो ज्योतिष के ग्रंथों में और शास्त्रों में मिलता है। उसमें 3 चीजों का वर्णन आता है। एक जो नंबर 1 अधाना लगना, दूसरा शिरोदर्शना लगना और दूसरा भूपत्तर लगना। अब इनकी टर्म से ही पता लग जाएगा। अधाना ठीक है। लगना मतलब वो समय जब कंसीव होता है या कंसेप्शन होता है। दूसरा जो बताया गया है कि सिरोदर्शनम, सिरो मतलब सिर का जो जब जब बाहर आता है, सिर का जब माता से बाहर आता है, शिशु का जो सिर आता है, हाँ जी। उसका समय वो वाला वो भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक्यूरेसी नहीं मिलती उसको नोट करने के लिए टाइम की। तो ये सुझाव दिया गया है। वैसे हर ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग मत होता है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है कि आपको वही समय आपको कंसीडर कर माता से अलग किया जाता है जहाँ भूमि से स्पर्श होता है। तो आपका जो जवाब है कि जब बच्चा माता से नाल कट जाती है जहाँ वो भूमि से स्पर्श होता है, तो उस समय को आप लीजिए होरोस्कोप को कास्ट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमें ये पता चल गया कि किस समय हमें होरोस्कोप जो कुंडली है वो बनानी चाहिए। अब अगर हमने कुंडली किसी भी बच्चे की बना ली, हमारे पास कुंडली है, हम उसको सरलता से कैसे देख के समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, वो बच्चा कितना भाग्यशाली रहेगा? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न आपको बताने का प्रयास करूंगा। 4 प्रमुख चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। वो 4 प्रमुख चीजें, नंबर 1, आपको देखना है कुंडली का जो लगन लोड है, जिसको हम लग्नेश भी बोलते हैं। अब जी। लग्नेश क्या है? जैसे भी जो भी बच्चे का चार्ट बना है, उसके फर्स्ट हाउस में जो भी साइन आया है, जो भी राशि आई है, उस राशि का जो स्वामी होगा उसको आप नोट करके लिख लीजिए। नंबर 2 पर जब बच्चे का चार्ट बनता है, जो भी उसका D9 चार्ट होता है, जो जिसको हम नमांशा चार्ट बोलते हैं, हाँ उसके जी। नमांशा में कौन सा लगन उदय हो रहा है, नमांशा का D9 के उसमें कौन सी राशि आ रही है, उस उस राशि लोड का जो प्लैनेट होगा वो स्वामी होगा, उसको भी लिखिए। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे नंबर पे आपको क्या नोट करना है कि जन्म नक्षत्र का स्वामी कौन है। अब जन्म नक्षत्र क्या कहा जाता है? जन्म नक्षत्र की जन्म समय शिशु का या जातक का जो चंद्रमा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उस ग्रह का नाम भी उसको आप साइड में लिख लीजिए। ये 3 स्टेप आपको पहले फॉलो करने हैं। जी ठीक है। धन्यवाद। चौथा, हाँ जी। अगला अगला स्टेप, चौथा फॉलो क्या करना है, ये तीनों जो प्लैनेट आपने साइड में लिखे हैं, जैसे लग्नेश लिखा है, नवांशा का स्वामी लिखा है, नवांशा के लग्नेश को लिखा है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसका उस प्लैनेट को आपने तीनों को लिख लिया। इन तीनों प्लैनेट को देखना है कि वो किसकी राशि में बैठे, जिसकी राशि में बैठे उस प्लैनेट को भी आपने लिखना है। ठीक है। तो ये 4 स्टेप जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको लिखकर आपने देखना है कि वो चारों प्लैनेट की जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, वो कुंडली में कैसी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
धनु लगन है, हाँ तो जी। धनु लगन का लग्नेश हो गया जुपिटर, उसको लिख लिया साइड में। अब उदाहरण के तौर पर धनु लगन की कुंडली है, तो हम मान लेते हैं कि समझने के तौर पर कि उसका जो नुमांशा का जो लगन उदय हो रहा है वो सिंह लगन उदय हो रहा है। तो सिंह लगन का स्वामी कौन है? सूर्य है। दो प्लैनेट आगे, जुपिटर एंड सूर्य, दोनों जी को लिख जी। लिया। ये कि जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो भी सूर्य है, चंद्रमा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो फिर से सूर्य बन गया, जो बर्थ स्टार का हम्म। नक्षत्र है। हाँ जी। जुपिटर सूर्य, 3 पॉइंट कवर हो गए। अब मान लीजिए दोनों सूर्य के ही राशि में बैठे हैं, सिंह लगन में ही बैठे हैं, तो इस प्रकार से हमें 4 पॉइंट देखने हैं। और जब आपको पता लग जाए, वो प्लैनेट आपने साइड में लिख लिए, उन प्लैनेट की स्थिति को आपने अपने लगन चार्ट में देखना है कि इनकी स्थिति कैसी है। अगर वो प्रबल है, अच्छी स्थिति है, अच्छे योगों में बैठी है, तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा, जो शिशु जन्म लेकर आया है, वो बहुत ही भाग्यशाली है, जीवन में बहुत ही अच्छी ऊंचाई तक पहुंचेगा, हर चीज उसके जीवन में प्राप्त होगी, सरलता से प्राप्त होगी। तो ये 4 बिंदु हमें नहीं भूलने चाहिए। अब इसी के रिलेटेड बर्थ चार्ट को मैं एक सेपरेट बताता हूं, जो हमने बर्थ चार्ट का नक्षत्र लिया है। हाँ जी। इसमें यहाँ ऋषि ने एक और बात रखी है। जब भी हम बर्थ चार्ट के ऊपर चर्चा करें, तो उन्होंने 2 पॉइंटों को बोला कि कैसे कंसीडर किया जा सकता है। आपको कुंडली का चंद्रमा देखना है और लगन देखना है, जी। दोनों में से जो स्ट्रांग होगा उसी को आपने जन्म नक्षत्र लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता लग रहा है कि कुंडली में लगन से ज्यादा स्ट्रांग चंद्रमा बली है, हम्म। चंद्रमा बली है, आपको पता लग रहा है, हाँ तो जी। हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसी को ही लेंगे हम अपना जन्म नक्षत्र। जो एज यूजुअल कहा जाता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। लेकिन ऋषि बोलते हैं अगर लगन बली होगा और लगन जिस नक्षत्र में बैठा होगा, देन उस केस में हम जो जन्म नक्षत्र मानेंगे वो लगन के नक्षत्र को मानेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ऋषि ने यह भी बताया कि मून की भी पावर को चेक करना है और लगन की भी पावर को चेक करना है। दोनों के बल में से जो स्ट्रांग होगा उसी के नक्षत्र को हम बर्थ नक्षत्र कंसीडर करेंगे। उन्होंने इस तरह से भी समझाने का प्रयास किया है। जी। तो ये जो था आपका प्रश्न का, मैंने आशा करता हूँ बड़े अच्छे से दिया है, आप जी समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने सरलता से समझाया हमें। तो मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे अब, कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अगर अभी ज्योतिष सीख रहा है, तो वो उन 12 भावों को आसान तरीके से कैसे समझ सकता है, कैसे देख सकता है कुंडली में? देखिए, भावों की अलग अलग ज्योतिषचार्य अपनी अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर जो नए स्टूडेंट है उनको क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो अपनी अपनी यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से शास्त्रों और ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया, मैं उसी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जीवन की जितने भी इवेंट्स है या जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी इवेंट्स है, वो कुंडली के 12 के 12 भावों में ही सिमटी हुई है। हाँ जी। जीवन का हर पहलू हमें इन्हीं 12 घरों में मिलेगा। ठीक है, जैसे संतान की दिक्कत है, संतान नहीं हो रही है, तो हम 5वें भाव से देखेंगे। शादी की बिल्कुल। दिक्कत है, 7वें घर से देखेंगे। की दिक्कत है, दूसरे घर को देखेंगे। ठीक है, कर्म और जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, 6ठा भाव देखेंगे। बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, 7वां भाव देखेंगे, 10वां भाव देखेंगे। तो हर भाव की, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी समस्याएं हैं जीवन की, ये 12 के 12 भावों में हैं। और हर भाव बहुत सारे इवेंट्स को लेकर थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। जैसे फर्स्ट हाउस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। जी वो आप बिल्कुल। खुद सेल्फ हो, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, रंग रूप, ये सब आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप हेल्थ का भी विचार करते हो पहले घर से। जी जी। दूसरे घर से आप अपना धन,
फैमिली देखते हो, प्रारंभिक शिक्षा देखते हो, आपके रिसोर्सेस आप दूसरे घर से देखते हो। जी तीसरा हो गया आपका पराक्रम, साहस और अपने छोटे भाई बहन जो देखते हो। चौथे से आप अपनी एजुकेशन भी देखते हो, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट देखते हो, व्हीकल देखते हो, लैंड देखते हो, प्रॉपर्टी देखते हो। पांचवें से आप बुद्धि देखते हो। छठे से आप अपना देखते हो आपके रोग और दुश्मन। हाँ छठा जी और भी कुछ चीजें लेकर बैठा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर हम जी उसके आगे बिल्कुल बिल्कुल। रूल डिस्कस करेंगे कि एक नए स्टूडेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए। जी सातवें स्थान को ज्योतिष में भी दिया बोलते हैं कलत्र स्थान। आप अपना पार्टनर, स्पाउस, पार्टनर यही नहीं है कि वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ट्रेड पार्टनर भी हो सकता है। ये सेवेंथ हाउस से देखते हैं। आठवें भाव से आप मृत्यु का विचार करते हो, आयु का विचार करते हो। ठीक है। इसी प्रकार से नौवें भाव से आपके गुरु, आपके पिता, आपका भाग्य स्थान, आपका धर्म स्थान, नौवें भाव से आप विचार करते हो। जी 10वां भाव आपके सभी सभी कर्म को दिखाता है, कर्मों को दिखाता है। 11वां भाव आपकी इच्छाएं दिखाता है। 12वां भाव आपके व्यय को दिखाता है, आपके खर्चे को दिखाता है। तो ये जितने भी सारी जो चीजें हैं जीवन की, ये इन 12 के 12 घरों में ही समेटी हुई है। अब बात आती है इनको स्टडी कैसे किया जाए। रूल तो कॉमन है, बस जो भी विचार करना उस भाव को आप उठा लीजिए। जैसे कि जी आपने सेवंथ हाउस के बारे में विचार करना है कि आपने लिखना है कि मेरे को मेरे सेवंथ हाउस के रिगार्डिंग मेरे भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, उसके रिजल्ट मेरे को अच्छे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्टडी किया जाए। अब सबसे नंबर रूल आता है भाव, भावेश और कारक। ऋषि ने 12 भावों के स्थिर कारक भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो भावेश क्या हो गया, जो 7 नंबर को जिस भी भाव को आप विचार कर रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम 7वें भाव के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो 7वें भाव में जो राशि लिखी होगी उस राशि का स्वामी होगा, वो होगा भावेश, जी सेवंथ हाउस का, जिसको बोलते हैं लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड। दूसरा हमने क्या कंसीडर करना है, वो सेवंथ हाउस का कारक। अब सेवंथ हाउस का ऋषि ने कारक बताया है वीनस, क्योंकि सेवंथ हाउस से प्रमुख हम देखते हैं मैरिज और स्पाउस। हाँ जी ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब भी किसी भाव को स्टडी करना है तो पहला सूत्र क्या दिया है, भावेश और कारक को देखो, अच्छी स्थिति में होंगे। अच्छी स्थिति का कहने का क्या तात्पर्य, अच्छी स्थिति का कहने का तात्पर्य ये है कि वो अगर अपने ही साइन में बैठे हो, अपनी ही राशि में बैठे हो, अपनी ही उच्च साइन में बैठे हो, मूल त्रिकोण साइन में बैठे हो, हाँ जी मानचा में उच्च के हो आप, तो इस स्थिति में ये माना जाएगा कि जो भाव है वो भावेश है, वो अच्छी स्थिति है, कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, क्योंकि उच्च का बैठा हुआ है, अपने साइन को देख रहा है, अपने साइन में बैठा हुआ है, मानचा में उच्च है, वर्गोत्तम है। तो ये जी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, इतना बहुत जरूरी है। तो अगले स्टेप पे हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि भावेश, जैसे हम सेवंथ हाउस का विचार कर रहे हैं, उसका भावेश जो भी है, जैसे सेवंथ हाउस का भावेश काल पुरुष कुंडली को लेते हैं कि शुक्र ग्रह है, और जी कारक भी शुक्र ही ग्रह है। अगर शुक्र हम्म। ग्रह के आगे शुभ ग्रह बैठा है, उसके पीछे भी शुभ ग्रह बैठा है, वो बढ़िया हो गया। बिल्कुल इसको एक बिल्कुल टर्म बोलते हैं शुभ कत्व योग। ठीक है। क्योंकि भावेश के आगे अच्छा ग्रह बैठ गया, शुभ ग्रह, पीछे भी उसके शुभ ग्रह बैठ गया, तो ये शुभ कत्व योग बना गया, जिसके कारण वो अपने भाव का को बल प्रदान करेगा, फ्लरिश करेगा। जी इसी प्रकार, इसी प्रकार से अगर भावेश या कारक 6 8 12 में हो तो स्ट्रगल देगा, दिक्कतें पैदा होंगी आपको सेवंथ हाउस के रिजल्ट लेने में। भावेश अगर विपत, प्रत्यारी और वद्धता, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी बता रहा हूँ, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगर भावेश जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, उसका भावेश जन्म नक्षत्र अगर 3 या 5 या 7 नंबर नक्षत्र में बैठा, उसको बोलते हैं विपत, प्रत्यारी और वद्धता में बैठा हो, तो भाव का जो रिजल्ट है उस जो भी भाव को आप विचार कर रहे हो। जी और कैसे भाव का फल नाश होगा, भावेश के आगे मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो, उसके पीछे मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो, तो ये इसकी एक
टर्म आती है पापकत्री योग। जो पहले मैंने डिस्कस किया था बेनिफिक प्लैनेट उसके आगे पीछे है, जी ये जी वाला हो गया कि मैलिफिक प्लैनेट के आगे पीछे है, तो इसको पापकत्री योग बोला जाता है। इस केस में वो अपने भाव के रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा भावेश। यहाँ पे मैं भावेश बोल रहा हूँ, कारक को भी इसको ऐसे ही देखना है, जी क्योंकि जी इस केस में भावेश और कारक एक ही ग्रह बनता है शुक्र, तो शुक्र की स्थिति को ऐसे जानना है। शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, उसको बल मिलेगा। आपको यही स्थिति D9 में यही देखनी है कि वर्गोत्तम होना चाहिए और उच्च का भी होना चाहिए। अगला पॉइंट, जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हो उसका जो भावेश है वो अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त नहीं होना चाहिए, अगर अस्त होगा तो बहुत डिफिकल्टी होगी उस भाव के रिजल्ट लेने में। ठीक है। कंबस्ट जिसको बोलते हैं। हाँ जी। आखिरी में बताऊंगा कि हाँ, आखिरी में ये बताऊंगा कि अगर वो प्लैनेट जो भाव, जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, वो भावेश अगर अपने घर से विद इन 6 घर में बैठा हो, विद इन 6 घर में बैठा हो और फॉरवर्ड मोशन हो, तो हाँ जी। वो सिचुएशन अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 7वें का स्वामी अगर अपने से पहले 6 अपने से 7th 8th 9th 10th के अंदर बैठा हो, तो वो स्थिति अच्छी मानी जाती है और अपने भाव के रिजल्ट को बढ़ाता है, क्योंकि उसका जो मोशन है फॉरवर्ड मोशन है, दूसरा अपने जी भाव के नजदीक बैठा है। पर अदरवाइज अगर जैसे सपोज करो 7th हाउस का विचार कर रहे हो, उसका स्वामी 6ठे घर में बैठ गया, जी। तो वो तो आप उसी अपने से 12वें में हो गया ना वो। जब बिल्कुल वो अपने से बिल्कुल। 12वें में हो गया, तो आपके रिजल्ट को वो बहुत 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 स्ट्रगल करवाता है, डिले करवाता है, समस्याएं पैदा करता है। तो ये रूल को आपने हमेशा फॉलो करना है। रिप्लेश और कारक की स्थिति को जानना है। अगर वो अपनी ही राशि में, देखो कि वो अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, कुंडली के त्रिकोण या केंद्र में बैठे हैं, ये अच्छे माने जाएंगे। जी वर्गोत्तम होंगे, अच्छे माने जाएंगे। D9 में उच्च के होंगे, अच्छे माने जाएंगे। शुभ गति योग में होंगे, अच्छे माने जाएंगे। फॉरवर्ड मोशन होगा इनका, उसके भावेश का, वो भी अच्छा माना जाएगा। अस्त नहीं होना चाहिए, अस्तगंध नहीं होना चाहिए, कंबस्ट नहीं होना जी। चाहिए। हाँ जी। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आने आने लगेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। भावेश अगर ठीक है, अगर कारक पीड़ित है, तो हमें उस वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार से आखिरी में ये बताऊंगा कि भावेश के साथ, भावेश जिस राशि में बैठता है, जिस भी राशि में बैठता है उसका हाँ स्वामी जी। की पोजीशन को भी चेक करें। हाँ जी। अगर ये तीनों चीजें सेट होती है, तो आपका जो भाव, जिस भाव का विचार कर रहे हो, वो भाव फुली फुली रिजल्ट आपको देगा। तीनों में से दो चीजें फॉलो होती है, उसी हिसाब से रिजल्ट में फर्क आएगा। तीनों में से एक चीज फॉलो होती है, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ रिजल्ट है उतना ही गिर जाएगा। तीनों में हम्म। से कोई चीज फॉलो नहीं होती है, तो वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जी ठीक है सतीश जी। समझ आपसे में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझाई। और वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे साथ अपना ज्ञान को बांटा। मैं आशा करता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स को, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको ये सारी चीजें जान के बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमारी आज की ये चर्चा थी सतीश जी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को उतना ही आनंद आया होगा जितना कि मुझे आया उनसे बात करके, और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस पर हमारे 30 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसमें हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानकारी आती रहती है। अगर आप सतीश जी के बारे में और जानना चाहते हैं, उनकी और वीडियोस देखना चाहते हैं,
तो उनके YouTube का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जाइए उनके चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।